औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इससे पहले हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हम उसकी डेरिवेशन देखी है हमने, उसके बाद एक्टिविटी देखी है हमने, और आज हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम ऑलरेडी लिखते आ रहे हैं इक्वेशन का। कोई भी हमारे पास इक्वेशन होता है हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी जो है ना लिखते हैं, यानी कि के सी की हमने डेरिवेशन की है लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर। तो आज हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी यूनिट्स पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली है क्या और इसकी यूनिट हम कैसे लिखते हैं। किसी कोई भी इक्वेशन दी गई हो तो उसका हम के सी कैसे लिखते हैं और उसकी यूनिट्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम नोमिनेटर में लिखते हैं और जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन होती है और अगर प्रोडक्ट के साथ कोएफिशिएंट हो तो वो यानी कि सॉरी नंबर ऑफ मोल्स हो तो वो नंबर ऑफ मोल्स किस में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, पावर टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, और अगर रिएक्टेंट की सेम इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स हो तो वो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के यानी कि किस में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। तो सेम चीज़ यहीं पे वही लिखी हुई है। यहाँ पे आप देखें, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट एक्सप्रेस्ड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस डेफिनेशन की आपको सही समझ लगेगी इस फार्मूला से। ये फार्मूला देखें, के सी इज इक्वल टू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी इक्वल है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ है। और इस प्रोडक्ट ऑफ का मतलब ये है कि आप कितना रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं और कितनी प्रोडक्ट जो है ना वो बन रही है। ठीक है, इस प्रोडक्ट ऑफ का ये मतलब है। असल चीज़ यहाँ से शुरू होती है, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, यानी कि प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम शो करते हैं, और जो कोएफिशिएंट है वो किस में आ रहे हैं, उनके पावर में आ रहे हैं। सेम इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, यानी कि रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन है और उनके अगर नंबर ऑफ मोल है तो वो किस में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। और शुरू में हम प्रोडक्ट ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ का यूज़ कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट हैं। ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है। The Kc value only depends on temperature. It doesn't depend on the initial concentration of reactants and products. हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर देखा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सही है ना, यानी कि हमने वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी की थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की, जिसके अंदर हमने देखा था कि रिएक्टेंट स्टार्टिंग में ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास जो है ना यानी कि वो स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है। कुछ टाइम बाद जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी वहाँ पर हम देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि जो ये के सी है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये बेसिकली ये कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर जो है ना वो चेंज करते जाएंगे तो जो के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। समझ आ गई इस चीज़ की। आगे नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट्स ऑफ के सी, यानी कि हम के सी की जो है ना वो यूनिट्स किस तरह निकालते हैं। सम टाइम ये होता है कि अगर आपके पास इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और उसके दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, अगर 3 नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट साइड पे हैं और 3 नंबर ऑफ मोल्स राइट साइड पे हैं तो वहाँ पे कोई जो है ना वो कांस्टेंट नहीं, सॉरी वहाँ पे कोई भी जो है ना वो के सी का यूनिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है तो जितने यूनिट प्रोडक्ट के बनेंगे उतने यूनिट रिएक्टेंट के बनेंगे और आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह वहाँ पे के सी का कोई यूनिट नहीं होगा। हाँ, अगर एक इक्वेशन ऐसी हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट की ज़्यादा हों और प्रोडक्ट के कम हों, या रिएक्टेंट के कम हों प्रोडक्ट के ज़्यादा हों, यानी कि नंबर ऑफ मोल इक्वेशन की दोनों साइडों पे डिफरेंट हों, देन जो है ना वो के सी की जो वैल्यू है वो क्या, यानी के सी के जो यूनिट्स हैं देन जो है ना वो के सी के यूनिट बनते हैं, ये के सी की यूनिट हम निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं सेम। के सी हैज़ नो यूनिट विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। जब भी रिएक्शन के दोनों साइडों पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो के सी का कोई यूनिट नहीं होगा। उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, H2 हाइड्रोजन गैस है प्लस I2 और आयोडीन गैस है। ये दो गैसेज आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना रही हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे एक नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 नंबर ऑफ मोल क्या है, आयोडीन के हैं, और यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 + 1 2 मोल यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और 2 ही मोल जो है वो क्या है राइट साइड पे हैं, तो क्या होगा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन होती है बेसिकली हम इसको किस में शो करते हैं, यानी कि क्या यूनिट होता है कंसंट्रेशन का, मोल पर डीएम क्यूब।
तो ये सबसे पहले केसी लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे इस इक्वेशन का। ये तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, नोमिनेटर में है एच आई, और ये 2 आई क्या है, कोएफिशिएंट है, ये पावर में आ गया। उसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है, ठीक है। इनके एक ही नंबर ऑफ मोल है जो कि हम ऊपर लिखते नहीं हैं। तो यूनिट्स कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको जब हम ओपन करेंगे तो बेसिकली ये किसकी स्क्वायर ब्रैकेट किसको शो करती है, कंसंट्रेशन को शो करती है ना। तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। तो मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है, स्क्वायर है, यानी पावर में है कोएफिशिएंट। उसके बाद यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन गैस का लिए और मोल पर डीएम क्यूब आयोडीन गैस की जो है ना वो कंसंट्रेशन है। तो ये 2 नंबर ऑफ मोल है, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब का क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब का क्या है, स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास केसी की जो वैल्यू होगी वो कोई वैल्यू नहीं होगी, सॉरी केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू की नहीं। तो केसी का यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा। उसके बाद अच्छा यहाँ पे सो केसी इज इक्वल टू नो यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट में केसी हैज़ यूनिट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। जब भी रिएक्शन की दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे देन जो है ना वो केसी की वैल्यू केसी का यूनिट बन सकते हैं। तो केसी की यूनिट जो है ना फिर हम निकालते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, इसमें देखते हैं ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, इसका 1 नंबर ऑफ मोल है, और ये जो हमारे पास है हाइड्रोजन गैस है, इसके 3 नंबर ऑफ मोल यहाँ पे जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं, यानी 3 नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के और 1 नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन गैस का आपस में रिएक्ट करके 2 नंबर ऑफ मोल्स या 2 मोल्स अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 हैं, और राइट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, 2 हैं। तो क्या आ गया कि रिएक्टेंट के मोल जो है वो ज़्यादा हैं जबकि प्रोडक्ट के मोल क्या हैं, कम है। तो इस तरह जो है ना केसी का क्या निकलेगा, यूनिट्स निकलेंगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये अमोनिया हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नोमिनेटर में होती है, और इस तरह जो ये 2 है ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, ये पावर में आ जाएगा। उसके बाद ये नाइट्रोजन है, और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट है, सॉरी जो कांस्टेंट है वो 3 है, वो किस में आ जाएगा, वो पावर में आ जाएगा 3। इस तरह जो है ना वो मोल पर डीएम क्यूब, मोल डीएम क्यूब पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। अच्छा ये डीएम क्यूब ये बेसिकली मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। इस तरह मोल पर डीएम क्यूब, ये डीएम क्यूब को जब ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कैसे पढ़ते हैं, मोल पर डीएम क्यूब लिखते हैं, इस तरह भी हैं और इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये डीएम क्यूब ये +3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, समझ आ गई है। तो ये हम इकट्ठा लिख देते हैं मोल पर डीएम क्यूब यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब का क्या है, स्क्वायर है, उसके बाद मोल पर डीएम क्यूब, आगे मोल पर डीएम क्यूब का क्या है, क्यूब है आगे। तो यहाँ पे ऊपर 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि 2 मोल्स हैं, और नीचे हमारे पास 4 मोल हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये यहाँ पे कट होके 2 रह जाएगा जस्ट। तो ये 1 मोल पर डीएम क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो जैसे ओपन करके इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मोल स्क्वायर आएगा, तो मोल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मोल -2 हो जाएगा। और डीएम क्यूब का क्या है, यहाँ पे ये -6 होगा जब ये ब्रैकेट के ये डिनोमिनेटर में रहेगा। तो जैसे ही हम इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, +6 के इक्वल हो जाएगा। जब भी आप नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में, या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो साइन ऑल्सो चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में और नेगेटिव से पॉजिटिव में। ये हमारे पास जस्ट 2 एग्जांपल थी हमारे पास कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम यूनिट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी इक्वेशन दी गई हो आप उसके इजीली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और उसके यूनिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट 3 एग्जांपल हैं, 3 प्रॉब्लम है एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर ही, तो हम उनको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 9.1, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम हाइड्रोजन आयोडाइड बाय ए रिवर्सिबल रिएक्शन। कहता है कि हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है और टेम्परेचर हमने फिक्स रखा हुआ है। हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर जो है ना वो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये स्पेशल केसी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो हम टेम्परेचर फिक्स रखते हैं और उसके ऊपर जो है ना केसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टेम्परेचर हमने यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ज़ाहिर है रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो तभी हम जो है ना उसका केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा तो उसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना वो फिर क्या नहीं लिखते। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है ना वो उन्होंने दी हुई है। कौन कौन सी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, आयोडीन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन किस पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे इन तीनों की कंसंट्रेशन ये है।
तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब है, आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.06 मोल पर डीएम क्यूब है एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.049 मोल पर डीएम क्यूब है। तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे कि हमें इस के अंदर गिवन डाटा क्या दिया गया है और उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में आप इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखी हुई है जिससे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दी गई है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, आयोडीन की कंसंट्रेशन है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है। ये ऊपर से देख के आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद सोल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। द Kc विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो है ना वो लिखेंगे नोमिनेटर में, टू जो है ना नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे, तो टू किस में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन है और उस साथ में क्या है, आयोडीन की कंसंट्रेशन है, यानी कि इनको हम जो है ना डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो जस्ट इनकी जो है ना वैल्यूज पुट कर देंगे। ये ऑलरेडी जो है ना वो Kc के यूनिट तो यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि दो ही नंबर ऑफ मोल राइट साइड पे और दो ही नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है। तो इस वजह से जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो Kc की जो है यहाँ पे वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, फिर 80 आ जाएगी। ये वैल्यूज जैसे ही पुट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.049 और हाइड्रोजन की 0.06 और आयोडीन की 0.05, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी, Kc इज इक्वल टू 80। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 2 है, प्रॉब्लम 9.2, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस। ये हैबर प्रोसेस है, एक अमोनिया की प्रेपरेशन के लिए जो है ना एक प्रोसेस है जिसे हम हैबर प्रोसेस कहते हैं और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इंडस्ट्रियल लेवल पे। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एज फॉलोस, यानी कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में मिला के यानी कि एक रिएक्शन करवाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और क्या जनरेट होता है हमारे पास, कौन सी प्रोडक्ट बनती है, अमोनिया गैस प्रोडक्ट बनती है। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एक स्पेसिफिक कंडीशन पे जिसमें हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड एक फिक्स टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ दिस गैसेज और नाइट्रोजन 0.602 मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पे अच्छा ये जो कंसंट्रेशन ये बता रही हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन होती हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.602 मोल पर डीएम क्यूब है, हाइड्रोजन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो 0.420 मोल पर डीएम क्यूब है एंड अमोनिया 0.113 मोल पर डीएम क्यूब है। और हमें जो है ना यानी कि तीनों गैसेस की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो है ना वो कंसंट्रेशंस डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे बता दी गई है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ Kc, यहाँ पे हमने Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन में देखें जो लेफ्ट जो नंबर ऑफ मोल्स हैं और राइट नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे रिएक्टेंट के 4 मोल हैं और प्रोडक्ट जो बन रही है उसके 2 मोल हैं। तो यानी कि इक्वेशन जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइडों पे इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ मस्ट ज़हन में रखिएगा कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे तो वहाँ पे Kc के यानी कि यूनिट्स होंगे। एंड पे जो हमारे पास Kc की वैल्यू आएगी उसके साथ यूनिट ज़रूर आएगा। यूनिट तब नहीं आएगा जब दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। तो इस केस में सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में आपने इक्वेशन लिखनी है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मेक्स अमोनिया गैस। तो यहाँ पे आपने ये देख के जो है ना वो लिख लेना है, ये डाटा लिख लेना है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इतनी है, हाइड्रोजन की इतनी है और अमोनिया गैस की इतनी कंसंट्रेशन है। यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन की जो है ना इक्वेशन को देख के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे Kc इज इक्वल टू सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे पास नोमिनेटर में आती है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, ये जो ब्रैकेट्स हैं। और जो 2 है, ये 2 क्या है बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि 2 नंबर ऑफ मोल हैं, 2 मोल हैं यहाँ पे। तो ये किस में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। और इस तरह जो है ना हमारे पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास नेक्स्ट हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है। 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, तो ये जो 3 है ये बेसिकली किस में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। उसके बाद हम सिंपल ये है ना वैल्यूज पुट करेंगे, Kc की वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप यहाँ पे जस्ट यानी कि वैल्यूज़ लिखेंगे, अगर जस्ट वैल्यूज़ लिखना चाहेंगे तो ये ब्रैकेट्स जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं ये इसी तरह ही रहेंगी, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट्स किसको शो कर रही हैं, कंसंट्रेशन को शो कर रही हैं, मोल पर डीएम क्यूब को शो कर रही हैं। आप इस वैल्यू को स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। जब आप इसको अगर स्मॉल ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो जब ये बड़ी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे
ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब लिखना होगा, साथ में यूनिट भी लिखना होगा। समझ आ गई इस चीज़ की? तो यहाँ पे मैंने दो वे में लिखा है, एक तो बड़ी ब्रैकेट्स में ये वैल्यूज सिंपली इनकी पुट कर दी हैं यहाँ पे, और आगे जो है ना मैंने ये बड़ी ब्रैकेट ख़त्म करके आगे इनकी कंसंट्रेशन यूनिट भी लिख दी हैं। आप कंसंट्रेशन यूनिट्स में ज़रूर लिखिएगा, उसकी वजह ये है कि ताकि आपको जो है ना पता चल सके कि एंड पे जो फाइनल यूनिट आ रहा है वो क्या आ रहा है। अगर आप यूनिट्स नहीं लिखेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, तो यूनिट आपका गलत भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि साथ में यूनिट्स भी लिखिएगा। तो यूनिट्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपल सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये सिंपल जो है ना क्या हो जाएगा, आपस में दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे और फिर इसके साथ क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जबकि हमारे पास जो यूनिट है यहाँ पे, ये 2 यूनिट है और ये नीचे हमारे पास 4 यूनिट बन रहे हैं टोटल, यानी कि 4 नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं नीचे और ऊपर 2 नंबर ऑफ मोल है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फिर इसके साथ जो है ना कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मोल है, ये मोल का स्क्वायर बनेगा, तो जब ये नोमिनेटर में आएगा, ऊपर आएगा, तो ये मोल -2 हो जाएगा और उसके साथ ये जो है ना डीएम क्यूब है, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा डिनोमिनेटर में, और जब इसको हम नोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये डीएम 6 हो जाएगा, यानी कि +6 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास के सी की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर आप सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है ना सेम यही वैल्यू आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 9.3, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, कौन सा यानी कि PCl3 गैस और Cl2 गैस आपस में रिएक्शन करके क्या बना रही हैं, PCl5 गैस बना रही है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 पर मोल डीएम क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो केसी की वैल्यू दे दी गई है, साथ में केसी का यूनिट भी दे दिए गए, पर मोल डीएम क्यूब। समझ आ गई है ना, यहाँ पे केसी का यूनिट भी दे दिया गया, केसी की वैल्यू भी दे दी गई है। नेक्स्ट, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक जो है ना स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो है ना उन्होंने ये सारी चीज़ें दी हैं हमें। व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर 10 and 9 मोल पर डीएम क्यूब रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि PCl3 की जो कंसंट्रेशन है वो 10 है और Cl2 की कंसंट्रेशन क्या है, 9 मोल पर डीएम क्यूब है। हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, PCl5 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, ये हमने इक्वेशन लिखनी है, ये देख के यहाँ से, यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन नहीं है, आप लोगों ने खुद बनानी है। PCl3 + Cl2 मिक्स PCl5, इसको बैलेंस आउट करना है। ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है यहाँ पे, यानी कि जितने लेफ्ट नंबर ऑफ जो है ना वो क्या है, लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम है, उतनी ही राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस जो है ना डिफरेंस होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कितने हैं, एक फास्फोरस है, यहाँ पे भी एक फास्फोरस है, यहाँ पे 3 क्लोराइड है और सॉरी ये 3 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, कितने हो गए हमारे पास 5। तो यहाँ पे आप देखें आगे भी क्या है, 5 क्लोरीन है। तो इस तरह जो है कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, जबकि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो बेसिकली स्टार्टिंग में जो है ना 5, 3, 2 इस तरह जो है ना वो होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं अगर PCl3 की वैल्यू दी गई है 10 मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे क्लोरीन की जो है ना वो कंसंट्रेशन दी गई है 9 मोल पर डीएम क्यूब, केसी की वैल्यू दी गई है 0.13 मोल पर मोल डीएम क्यूब, और हमारे पास नेक्स्ट है PCl5 की जो कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल आप जो है ना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन KC इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है PCl5, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2। ये हमारे पास इक्वेलेट कर लें, इक्वेशन 1 है। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये इक्वेशन 1 के अंदर आप पुट करें बाई पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो केसी की वैल्यू क्या है, 0.13 पर मोल डीएम क्यूब है। आगे PCl5 ये हमने फाइंड करना है और आगे नीचे हमारे पास PCl3 की वैल्यू है, हमने बड़ी ब्रैकेट खत्म कर दी है, 10 मोल पर डीएम क्यूब लिख दिया, और आगे Cl2 बड़ी ब्रैकेट खत्म करके 9 मोल पर डीएम क्यूब लिख दिया, यानी कि ये वैल्यूज सारी हमने पुट कर दी हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस हों और फ्रैक्शंस किस में हों, इक्वालिटी में हों, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शंस इक्वालिटी में हों, देन आप क्या करते हैं, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैथ का रूल है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PCl5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास PCl5 आ जाएगा। उसके बाद आप 0.13 मोल पर डीएम क्यूब को इस इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय 9 मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.13 पर मोल डीएम क्यूब। सही है। अब यहाँ पे देखें,
यहाँ पे ये जब भी ये क्या है, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में यूनिट, तो जब भी यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो वो कैंसिल आउट कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये मोल पॉजिटिव आना है और ये मोल नेगेटिव आना है तो कैंसिल हो जाएगा। ये डी एम क्यूब ये नेगेटिव है और ये हमारे पास क्या है, डी एम क्यूब पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास जस्ट ये जो है ना वो क्या बच जाएगा, यूनिट बच जाएगा। तो आइए आप वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करके फिर 0.13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 11.7 आएगी और साथ में ये मोल पर डी एम क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास जो है ना वैल्यूज़ आ जाएंगी, एग्जैक्ट यूनिट्स आ जाएंगी, PCl5 की कंसनट्रेशन आ गई आपके पास। समझ आ गई। इस तरह आप जो है ना किसी भी एलिमेंट की, रिएक्टेंट की, किसी भी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है और आपको यानी कि जो साथ में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनमें से किसी की वैल्यू का पता है। तो ये हमारे पास जो है ना एक सिंपल सा टॉपिक था, कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। इसके अंदर से जो है ना ये न्यूमेरिकल मस्ट कीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।